हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष कुमार। आपका सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम 2025 सिर पे खड़ा है, बिल्कुल नज़दीक है। तो आज हम के साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। याद रखिएगा, मैं पहले डिस्क्लेमर चला रहा हूँ, इसका मतलब यही नहीं कि इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, मगर इन चीज़ों को छोड़ के नहीं जाना है। इनफैक्ट हम पूरी एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम जितना ज़्यादा कवरेज ले सके लेंगे सारे एरियाज़ की जो आपके प्री एग्जाम में आपको मदद कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी के अंदर, और पॉलिटी क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है और ऑल थ्रू पिछले कुछ सालों से ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो पॉलिटी में आप ज़्यादा कंटेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो शुरुआत में आज मैं सिर्फ आपसे फंडामेंटल राइट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मगर आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाने हैं, और इसी तरीके से हम बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। होपफुली इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट से। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स में आपको पर्टिकुलरली इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। हर साल एक या दो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे पक्के आते ही आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। तो कौन से एरिया पे ध्यान देना है वो बताता हूं मैं आपको। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि इन्हें छोड़ना नहीं है। तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल राइट्स का, तो 6 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया हमने। और आर्टिकल 14 से 18 तक इक्वलिटी से रिलेट करते हैं। मतलब इनका नेचर ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आपसे पूछ भी लेता है कि ये आर्टिकल किस वर्च्यू से रिलेट करता है। आर्टिकल 23 पूछ लेगा, आर्टिकल 19 पूछ लेगा, 21 पूछ लेगा। तो किस वर्च्यू के साथ रिलेट करता है वो कैटेगराइजेशन है। जैसे आर्टिकल 17 तो है अनटचेबिलिटी, मगर कहीं ना कहीं वो भी इंश्योर करता है कि सब इक्वल रहें। तभी इसको 14 से 18 तक हमने किससे रिलेट किया है? इक्वालिटी के साथ। तो आर्टिकल 14 टू 18 इक्वालिटी के साथ रिलेट करता है। 19 टू 22 फ्रीडम के साथ रिलेट करता है। मतलब आर्टिकल 19, 20, 21, 22 सब फ्रीडम के आइडिया से रिलेट करते हैं। उसके बाद 23, 24 एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू रिलीजन, ये बहुत न्यूज़ में है, ज़रूरी भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। आर्टिकल 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और यहाँ पर आर्टिकल 21A भी आ जाता है जो कि राइट टू एजुकेशन है, एंड दिस इज इंट्रोड्यूस बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, मगर इनको मैं बता रहा हूँ कि इन्हें छोड़ के नहीं जाना है। देन यू हैव गॉट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो जो भी कैटेगराइजेशन है फंडामेंटल राइट्स की, कौन सा राइट कौन सा आर्टिकल किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये आपको याद करके जाना है। एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा भी आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से फंडामेंटल, क्योंकि अभी पाकिस्तानी सिटीजन्स को इंडिया ने वापस भेजा है जो इंडिया में रह रहे थे, और ऑल थ्रू भी ये चीज़ न्यूज़ में रही है कि कौन सा फंडामेंटल राइट किसको मिलता है। कुछ राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, कुछ राइट्स सब लोगों को मिलते हैं जो इंडिया में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ सबके पास है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि राइट टू लाइफ सिर्फ सिटीजन्स के पास है, बाकियों को देखते गोली मार दो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर कुछ राइट जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले इंडिया में, फॉरेनर्स को नहीं मिले हैं, वो ये कैटेगरी है। तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, करके जाना है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 फंडामेंटल राइट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिले? एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को मिले। दे आर नॉट फॉर फॉरेनर्स, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये रट्टा लगा के जाना है एग्जाम में, वो आपसे पूछ सकता है, एक लिस्ट दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा राइट इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर दोनों को है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, फॉरेनर को नहीं है। देन आपको पता होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर मोस्टली अवेलेबल टू यू अगेंस्ट स्टेट। मगर कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिले हैं, वो स्टेट भी वायलेट नहीं कर सकता, और दूसरा फेलो सिटीजन या कोई भी जो इंडिया में रह रहा है वो वायलेट नहीं कर सकता। मतलब मोस्टली आपके फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट है, मगर कुछ फंडामेंटल राइट्स स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट हैं। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि लास्ट ईयर भी कोर्ट ने बोला था कि जो राइट अगेंस्ट राइट टू फ्री स्पीच है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो वो स्टेट के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और प्राइवेट पीपल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। तो ये एक एडिशन हो जाता है, इसलिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि मोस्टली जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मोस्टली फंडामेंटल राइट्स सरकार के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है, मगर कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। मतलब ना तो उनको सरकार वायलेट कर सकती है, ना कोई नॉन गवर्नमेंट एजेंसी वायलेट कर सकती है। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हो गया,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, और अब इसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए भी ऐड हो गया। तो ये मोटा मोटा आप ये पढ़ के जाइएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। देन यू हैव गॉट बेसिक, आपसे पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अभी हाल ही में डिक्लेयर किया था डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कि द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली अ फंडामेंटल राइट्स, इट्स अ ह्यूमन राइट ऑल्सो। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स अ ह्यूमन राइट ऑल्सो। तो ह्यूमन राइट बार बार न्यूज़ में आ रहा है, प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस है। बहुत ईजी है, बट क्योंकि ये क्लास नहीं है, मैं सिर्फ आपको टॉपिक का हिंट दे रहा हूँ, तो इसको करके जाइएगा। न्यूज़ में था राइट टू प्रॉपर्टी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर वेरियस रीजंस ये न्यूज़ में रहा है, और इसी से आर्टिकल 31C भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 31C क्या है और ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। तो राइट टू प्रॉपर्टी न्यूज़ में है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही अंडर आर्टिकल 300A, इसको हम लीगल राइट भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऑल्सो कॉल्ड एज लीगल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड देन आपसे पूछ सकता है कि भाई किस पार्ट में है 300A, कौन से पार्ट में राइट टू प्रॉपर्टी 300A किस पार्ट में है। तो आपको याद करके जाना कि पार्ट 12 के अंदर है, और किस अमेंडमेंट एक्ट से इसे फंडामेंटल राइट से निकाल कर यहाँ ऐड किया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट से। ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। जैसे मैंने लिखा है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है और ये एक ह्यूमन राइट है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर क्या किया है, क्लैरिफाई किया है। सो डू नॉट लीव दीज थिंग्स। आपकी सुविधा के लिए मैंने बोर्ड पे भी इसलिए लिखा है ताकि सिर्फ सुनने से याद ना रहे, तो आप देख सकते हैं इसको। देन यू हैव गॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्या है ये भी आप जानते हैं। अगर आपने एक लॉ पास किया और 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो अब उसे हम कुछ हद तक जुडिशियल रिव्यू की प्रोटेक्शन दे सकते थे, मगर अब वो प्रोटेक्शन भी उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है। बट देन स्टिल सम स्टेट्स आर एक्सपेक्टिंग कि भाई वो जो रिजर्वेशन के लॉज उन्होंने पास किए हैं उसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। तो 9th शेड्यूल क्योंकि न्यूज़ में है, जो न्यूज़ में है वो इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ 9th शेड्यूल कब हुआ था पूछ लेगा आपसे। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था 51, अंडर दे विच ईयर 51। पीएम कौन थे, पंडित नेहरू। कौन से आर्टिकल से लिंक्ड है 9th शेड्यूल, तो आर्टिकल है 31B के साथ लिंक्ड है 9th शेड्यूल। आर्टिकल 31B के साथ लिंक्ड है 9th शेड्यूल। कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि आर्टिकल 31B कब ऐड हुआ था या 9th शेड्यूल कब ऐड हुआ था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, पता होगा आपको। और 9th शेड्यूल में अगर कोई एडिशन करना है तो कौन करेगा, वो करेगा पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट, क्योंकि इसके लिए संविधान अमेंड करना पड़ेगा। तो स्टेट तो संविधान को अमेंड नहीं करेंगे। फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट भी पूछ सकते हैं आपसे कि क्या फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड उससे बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और वो पार्लियामेंट ही करेगा। उसके लिए आर्टिकल 368 का यूज होगा। इवेंचुअली करेगा कौन, पार्लियामेंट ही करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट न्यूज में है वो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो व्हेन आई वाज स्कैनिंग थ्रू वेरियस फंडामेंटल राइट्स विच वर इन न्यूज, तो आप समझिए इस बात को कि काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट न्यूज़ में है, और ये अपने आप में बड़ा चैप्टर भी है। तो जो चैप्टर बड़ा है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उसका न्यूज़ में डिस्कशन ज़्यादा होता है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने कोशिश करा है इसको जितना प्रिसाइज रख सकूं, मगर इन चीज़ों को मत छोड़ के जाइए, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। पूछ लेगा आपसे राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वलिटी। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पढ़े होंगे, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में जब भी क्लास में, अगर आपने हमसे क्लास लिया है या कहीं से भी ली है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे कि भाई वो पूछेगा आपसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ बेसिकली कहाँ से निकला है। इंग्लिश यूके कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से निकला है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिवली वर्डेड है। देखिए ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, बिकॉज रिजर्वेशन न्यूज़ में है। रिजर्वेशन न्यूज़ में है। रिजर्वेशन लेना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, मगर रिजर्वेशन दे पाने की जो कैपेसिटी है स्टेट के पास, आपका अधिकार नहीं है फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन मांगना। रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, मगर सरकार चाहे तो दे सकती है, और उसको ऐसा करने की पावर कहां से मिल रही है,
इससे भी मिल रही है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अफर्मेटिव एक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये पॉजिटिवली वर्डेड आइडिया है और इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिवली वर्डेड आइडिया है, इंग्लिश अमेरिकन। अब इसके अंदर आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की गवर्नर तमिलनाडु को लेकर, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये भी था कि ऐसा बताया गया था कि गवर्नर की पावर को वायलेट किया जा रहा है या गवर्नर की पावर को सबड्यू किया जा रहा है। तो यहां से एक आइडिया बन सकता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर्स हैं जो बाकी लोगों को अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्शन टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो वो एक्सेप्शन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी प्रिविलेजेस हैं जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास हैं या एमपीज के पास है जो आम नागरिक के पास नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ क्या क्रिमिनल केस चल सकता है? आंसर है नहीं। सिविल केस चल सकता है बिल्कुल, मगर नोटिस देना पड़ेगा। तो कुछ एक्सेप्शन है जो इनके केस में प्रोवाइड कराई गई है, ये आपसे पूछ सकता है कि वो एक्सेप्शन कौन सी है। फिर रूल ऑफ लॉ भी इसका एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कहां से आया है, पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। प्रेसिडेंट और गवर्नर को कौन सी इम्यूनिटी मिली है, एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, क्लास नोट्स में लिखाया गया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, पढ़ के जाइएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पढ़ के जाइएगा, इजी है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। अब आता है आर्टिकल 15, और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सारे आर्टिकल कवर कर दिए, कहीं ना कहीं अगर वो इंपॉर्टेंट थे, न्यूज में थे, तो मैंने यहाँ पे उसको लिखा है, मगर ऑलमोस्ट हर फंडामेंटल राइट न्यूज में आ ही गया है। तो आर्टिकल 15 है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ओवरऑल इक्वालिटी के वर्च्यू से रिलेट करता है। आर्टिकल 15 क्लास 1 सबको पता होना चाहिए, जनरली पूछ लेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देन 15 क्लास 2 पब्लिक प्लेसेस, अनटचेबिलिटी भी न्यूज में था। तो अनटचेबिलिटी से लड़ने के लिए आर्टिकल 15 क्लास 2 और आर्टिकल 17 दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि एक्सक्लूसिवली जो अनटचेबिलिटी का आइडिया है वो इसके अंदर है। देन आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, आर्टिकल 15 क्लास 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, एससी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, एसटी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो उसका जो बेस है जो निकल के आता है वो कहां से निकल के आता है, 15 क्लास 4, कि भाई आप कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी। अब आपसे ये पूछेगा कि कब ऐड हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो अगर इस साल ये क्वेश्चन आता है तो ये पूछ लेगा आपसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड हुआ था ये। देन 15 क्लास 5 भी इंपॉर्टेंट है कि बैकवर्ड क्लासेस को एडमिशन में कुछ फैसिलिटीज दी जा सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब आप बैकवर्ड क्लास को कुछ फैसिलिटी देते हैं तो उसका लीगल बेसिस क्या है, आर्टिकल 15 क्लास 5। सरकार को ऐसा करने की जो लीगल पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली है, आर्टिकल 15 क्लास 5 से मिल रही है। पूछेगा आपसे कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, क्योंकि 20 साल हो गए ना, किसी भी चीज को 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल हो जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो 20 साल हो चुके हैं। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, 15 क्लास 5 इंट्रोड्यूस हुआ, अभी 2025 चल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है वैसे भी, और न्यूज में भी रहा है। तो इसको कवर करके जाइएगा, 15 क्लास 5 को कवर करके जाइएगा, 15 क्लास 6 को कवर करके जाइएगा। सवाल किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मैंने जो एक्सपेक्टेड है वो लिखा है। किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, 103rd से ऐड हुआ था। ईडब्ल्यूएस को 10% तक की रिजर्वेशन मिल सकती है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मगर वो अप्लाई नहीं होगी कहां पर, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं होगी। ये सारे आइडियाज आप कवर करके जाएंगे एग्जाम के अंदर। देखिए मैं थोड़ा तेज कवरेज ले रहा हूं बिकॉज मुझे पूरी पॉलिटी कवर करानी है, इसके बाद बाकी टॉपिक्स भी कराने हैं। सो वी वांट टू कीप इट एज कंसाइज एज पॉसिबल। आर्टिकल 16 लगभग हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, इस साल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता है, स्पेसिफिकली सरकारी नौकरी, जो हम सबका सपना एक दिन मिलेगी नौकरी, तो वो है आर्टिकल 16। तो इसे कवर करके जाइएगा। आर्टिकल 16 क्लास 1 क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या ये फॉरेनर्स को मिला है? नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 16 क्लास 2 पूछेगा आपसे कि कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते, ओनली ऑन दीज बेसिस। अब ये तो हम
सपने में और आंख बंद करके भी बोलते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये तो ऐसे रटा हुआ है जैसे अपना नाम, या तोते को मिट्टू मिट्टू रटा देते हैं। तो इसमें कुछ एडिशन भी है। ये है डिसेंट और ये है रेजिडेंस। ये दो एडिशनल फैक्टर्स हैं जो बाकी जगह नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे आपको। और ये कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 2। इसको कवर करके जाइएगा। ये दो एडिशनल फैक्टर हैं जो बाकी जगह नहीं है, यहाँ मिलेंगे आपको। वो सवाल कैसे बनाएगा मुझे नहीं पता, मगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। देन 16 क्लॉज 3, जहाँ पर रेजिडेंस को डोमिसाइल को सरकारी नौकरी लेने का एक बेसिस बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, वो लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता। तो दैट इज अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3। अभी जो रिजर्वेशन मिल रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन पे झगड़ा हो रहा है रेगुलर, तो यहाँ पर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो अब क्या 16 क्लॉज 4 बाद में ऐड हुआ था? शुरू से था। पर यहाँ जो चीज़ रिलेट करती है, क्योंकि अभी आप देखिए कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना या रिजर्वेशन लिमिट, पर्टिकुलरली जब कास्ट सेंसस अनाउंस हुआ, तो ये चीज़ और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछ लेगा कि भाई फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन किनके अंडर में बनाया गया था? काका कलेलकर, पता होगा आपको, 1953 में बनाया था। और सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन मंडल कमीशन 1979, बीपी मंडल। तो ये इनका ईयर, इनके नाम याद रखिएगा। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। बनाता कौन है? प्रेसिडेंट। और ऐसा करने की पावर इन्हें कहां से मिलती है? आर्टिकल 340। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा, बट ये इंडिकेशन दे रहा हूं आपको। आर्टिकल 340 कवर करके जाना है। और ये सब तो खैर बता ही दिया मैंने आपको। दैन दैट ऑल रिलेट टू आर्टिकल 16 क्लॉज 4। 16 क्लॉज 4 पढ़ के जाइएगा। 16 क्लॉज 4 से रिलेट करता है ऑटोमेटिकली, नेचुरली हम डिस्कस करते हैं मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। तो मंडल कमीशन रिकमेंडेशन के बाद वो आपसे मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन नहीं पूछेगा, मगर ये पूछ सकता है कि मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें जो पॉपुलेशन सेंसस का जो डेटा लिया था, बेस डेटा लिया था, वो किस साल का लिया था? 31 का था, 51 का था, 91 का था, कब का था? तो ये पूछ सकता है आपसे। और सेंसस के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, अभी 2 दिन पहले बनाया था। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहां से मिल सकती है। फर्दर इसको आगे लेके जाते हैं। देन इंदिरा साहनी जजमेंट 1992, क्योंकि वो बहुत ही लॉजिकल आउटकम है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का, रिजर्वेशन से रिलेट करता है। तो इंदिरा साहनी जजमेंट में बेसिक आइडिया क्या था वो करके जाइएगा। रोहिणी कमीशन, सब कैटेगराइजेशन फॉर ओबीसी करके जाइएगा। देन, और ऐसा नहीं कि आपको कमीशन की, मैंने रोहिणी कमीशन बोल दिया अब आप डर गए कि मैं सुना ही नहीं आज तक, अब मैं कौन तैयार करेगा। बेसिक एटलीस्ट अगर आपने बिल्कुल सुना नहीं है तो एटलीस्ट उसका जो बेस है कि कब बनाया था, क्यों बनाया था, वो पूछ सकता है आपसे। तो ये हो गया बैकवर्ड क्लास कमीशन फर्स्ट एंड सेकंड, आर्टिकल 340 काका कलेलकर मंडल। देन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन है। तो हो सकता है आपसे ये पूछे कि किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। देखो 1995 आ रहा है, तो आपको कुछ याद आ रहा है? 30 साल हो गए, 30 साल हो गए तो फिर लैंडमार्क हो जाता है। तो 16 क्लॉज 4A बाई 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 दैट रिलेट्स टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, रिजर्वेशन लेना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, मगर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है जो सरकार को एम्पावर करते हैं कि अगर आपको रिजर्वेशन देनी, आपको लगता है कि मिलनी चाहिए इस ग्रुप को, तो आप दे सकते हैं इनका यूज करके। Then I've got 16 क्लॉज 5 अगेन इंपॉर्टेंट। वक्फ बोर्ड में अगर आपको मेंबर रखने, द वे इट हैज बीन, तो मुस्लिम मेंबर है, अभी तक तो ऐसे ही होता है। तो उसका लीगल जस्टिफिकेशन कहां से निकल के आता है? 16 क्लॉज 5 से। 16 क्लॉज 5 नजर मारनी है बस। होता क्या है? सर्टेन जॉब्स आर फिक्स्ड फॉर सर्टेन रिलीजन ओनली। सो अभी बताया मैंने आपको, इंदिरा साहनी जजमेंट पे बेसिकली देखिएगा। और कितने जज थे? 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली PCS में आते हैं, यूपीएससी कम पूछता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। 16 क्लॉज 6 सरकारी नौकरी में EWS को 10% रिजर्वेशन पूछेगा किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, सॉरी किस अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, क्योंकि न्यूज में है। अब इससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछेगा आपसे कि 10% EWS की जो रिजर्वेशन है वो कौन सा आर्टिकल में है, या वो आर्टिकल कब ऐड हुआ था, दोनों बातें लिख दी यहाँ पे। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, हिंदुस्तान जब तक है और जब तक
मतलब समझ लीजिए आप, सदियों से अगर जब से ये आर्टिकल है ये न्यूज़ में रहेगा। अनटचेबिलिटी हिंदुस्तान में हमेशा न्यूज़ में रहेगी। कोई शादी में घुड़सवारी कर रहा है, उसको उतार के पीट दिया, तो ये कभी पुराना नहीं होने वाला है। सवाल बदलते रहेंगे। आर्टिकल 17 पूछ लेगा कि उससे रिलेटेड लॉ कौन सा है। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976 ओरिजिनल लॉ कौन सा था। देन आर्टिकल 18 इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, मगर फिर भी आप ये करके जाइएगा कि अब देखो यहाँ पे क्या है, वो एग्जामिनर आपको उलझा सकता है। कैसे उलझा देगा? वो आपसे ये बोल देगा कि कैन स्टेट कन्फर अ टाइटल अपॉन सिटीजन। तो जहां आपने सुना, जो लोग आधे होश में है, क्योंकि एग्जाम में इंसान थका रहता है, आधा होश घर में छोड़ के आता है, तो जो उतने अलर्ट नहीं है उसको ये पूछने पे कि क्या स्टेट टाइटल दे सकता है। हो सकता है बहुत लोग झट से खुश हो जाए, हाँ मैंने तो पढ़ा है कि स्टेट टाइटल नहीं दे सकता। स्टेट टाइटल दे सकता है, मगर सिर्फ मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 इस हिसाब से पढ़ के जाइएगा। देन 18 क्लॉज 2 कि कोई सिटीजन फॉरेन कंट्री से टाइटल ले सकता है। क्या कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री से टाइटल ले सकता है? नहीं ले सकता साहब। 18 क्लॉज 2 ये खत्म। Then I've got some very very important articles coming up, and that starts with Article 19. Article 19 right to freedom है। अब ये न्यूज़ में है, हर बार रहता है, पर्टिकुलरली जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब वो आपसे अलग अलग सवाल पूछ सकता है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमने क्लास नोट्स में ऐसे लिखाई है। ऐसे पूछ लेगा विच प्रोविजन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन दैट्स अ फंडामेंटल राइट। या किस प्रोविजन को कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी, है ना। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है जो हम सब पढ़ते ही हैं। फिर ये स्पेसिफिक है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आपसे पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल को कोर्ट ने सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन दी है, लीगल इंटरप्रिटेशन दी है, लिबरल इंटरप्रिटेशन दी है, वो है राइट टू लाइफ। या पूछ सकता है कि विच इज द सेकेंड मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल, वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ये लिखा भी मैंने यहाँ पे, मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल आफ्टर 21। राइट टू लाइफ के बाद सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन किसी को मिली है तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। और ये तो अभी पर्टिकुलरली बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ में है। कुणाल कामरा, रामदेव जी दबा के एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोर्ट बोल चुका है कि इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज प्राइवेट बोथ। पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है, मतलब स्टेट आपको रोक नहीं सकता बोलने से, प्राइवेट भी नहीं रोक सकते। वो फिर गाना नहीं है कि हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है, और जो मर्जी बोलो बस तमीज से बोलो, वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं कि आपसे पूछेगा कि भाई ये जो आर्टिकल है या ये जो राइट है, दिस रिलेट्स टू विच आर्टिकल। मतलब इंटरप्रेटेड फंडामेंटल राइट भी पूछ सकता है आपसे, डिराइव्ड फंडामेंटल राइट पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे पूछ लेगा कि भाई राइट टू चेंज नेम एंड सरनेम, नाम रखना और नाम बदलना एक फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? हाँ है। किस आर्टिकल में है पूछ लेगा आपसे। तो आप आर्टिकल 19 में भी है, 14 में भी है, 21 में भी है, डिपेंडिंग के क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हैं। नाम रखना, नाम बदलना, सरनेम रखना, सरनेम बदलना फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14, 19, 21। देन आई गॉट एक्सेस टू इंटरनेट, एक पिछले कई साल से चला आ रहा है। अब ये किस किस फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, देन एम्प्लॉयमेंट से भी करता है, एक फंडामेंटल राइट है रिलेटिंग टू राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और राइट टू लाइफ से तो करता ही करता है। तो बाई चांस पूछ ले एक्सेस टू इंटरनेट किस एक फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? हाँ जी है। कौन सा आर्टिकल? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, एज वेल एज राइट टू ऑक्यूपेशन से रिलेट करता है, राइट टू लाइफ से भी करता है। प्रेस की फ्रीडम है, पता ही है प्रेस की फ्रीडम कितनी जबरदस्त जा रही है आजकल। लोगों ने रेगुलर चैनल देखने बंद कर दिया, यूट्यूब पे ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि प्रेस फ्री है, जबरदस्त फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल में? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, हाँ जी है। राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, क्या आप सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो? करके देखो, आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है, मगर क्रिटिसाइज किस तरह से करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर क्रिटिसाइज करने का तरीका गलत है, या वो कह सकते हो भड़काऊ तरीका है, तो वहां पर आपके खिलाफ भी केस हो सकता है, बिकॉज ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड राइट है। और वो जो रेस्ट्रिक्शन लगी है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, वो कौन से आर्टिकल में? 19 क्लॉज 2। आर्टिकल का फैसिनेशन यूपीएससी को ज़्यादा नहीं होता, मगर जो न्यूज़ में रहता है आ सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन जो लगी है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। अभी क्योंकि आप कुछ भी, अब देखो मैं नेट पे भी देखता हूँ, हम वीडियो भी बनाते हैं जुडिशरी के ऊपर, तो बिना कुछ सोचे समझे लोग गालियाँ दे रहे हैं जुडिशरी को, जुडिशरी ये जुडिशरी वो,
मैं जुडिशरी को गाली दिया, उससे क्या फ़ायदा है? बहुतों ने तो वीडियो देखा नहीं, समझ में भी नहीं आया। मगर कहीं ना कहीं अगर आप इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपकी स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फॉर गुड। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि न्यूज़ में बड़े बड़े महान लोगों के ऊपर अभी केस लगे, रामदेव, कुणाल कामरा, प्रशांत भूषण, तो somehow this become important, so please take care of it. Then you've got right to association. राइट टू एसोसिएशन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्यों बनता है? क्योंकि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एक फंडामेंटल राइट तो है ही है, उसके अंदर राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव भी एक फंडामेंटल राइट है जो पहले नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी या राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव इज इट अ फंडामेंटल राइट? हाँ जी बिल्कुल है। कौन से आर्टिकल में है? 19(1)(c) में है। कब ऐड हुआ था? तो इस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। और इसी अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9B भी ऐड किया था। तो पूछेगा कि कोऑपरेटिव से जुड़ा कौन सा पार्ट है? 9B। कब ऐड हुआ था? 2011 में। किसने किया था? 97th अमेंडमेंट एक्ट ने। फंडामेंटल राइट है, हाँ जी। किसने ऐड किया था? 97th अमेंडमेंट एक्ट ने। कोऑपरेटिव से जुड़ी कोई भी बात आ जाए, आंख बंद करना, बोलना 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। इंपॉर्टेंट क्यों है? लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ सकता है कि विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स? 2025 यूनाइटेड नेशंस। फिर आर्टिकल 20, ये भी आपको पता है आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट रहता है, मगर यहां पे पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है ये राइट टू रिमेन साइलेंट। पुलिस पूछ रही है बता सोना कहां छुपा रखा है, अब चुप रहो, बोलो मत। फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है। राइट टू साइलेंस, जो बोलूंगा कोर्ट के आगे बोलूंगा। 20 क्लॉज 3, पीटोगे तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, फंडामेंटल राइट है। राइट टू साइलेंस 20 क्लॉज 3। देन दिस इज द, यू कैन से द किंग ऑफ राइट्स, लाइफ एंड लिबर्टी। अब लाइफ एंड लिबर्टी तो ठीक है, आर्टिकल 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। पर सवाल ये कि सवाल कैसा आ सकता है? सवाल ऐसा आ सकता है कि आपसे पूछेगा कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज द फंडामेंटल राइट। हाँ जी, अंडर विच आर्टिकल? नाउ दैट रिलेट्स नॉट ओनली टू आर्टिकल 21, दैट ऑल्सो रिलेट्स टू आर्टिकल 14। और पूरा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो पता चलेगा कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एक फंडामेंटल राइट है, मगर सिर्फ 21 में नहीं है, आर्टिकल 14 के अंदर भी आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला है कि भाई ये फंडामेंटल राइट तो है, ये ह्यूमन राइट भी है। ह्यूमन है ना, बीइंग ह्यूमन, तो ह्यूमन राइट भी है। याद रखिएगा किस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमें नहीं पता, मगर उससे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट एरियाज है मैं वो टच कर रहा हूं। अभी इसी आर्टिकल 21 को आगे बढ़ाएगा, वो बोलेगा कि अभी 4 दिन पहले ये खबर आई है, इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस टू ई गवर्नेंस। Digital access to the government schemes and e-governance is a fundamental right under Article 21। तो मुझे लगता नहीं है अभी आपसे पूछेगा, क्योंकि अभी पेपर बन चुका होगा, बट यू नेवर नो, सो कीप इट इन माइंड। देन यू गॉट राइट टू प्रिवेसी, बहुत पुरानी चीज़ है। राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है। राइट टू शेल्टर फंडामेंटल राइट है। अब कहीं भी बुलडोजर चला दिया, किसी का घर तोड़ दिया, बेचारे बच्चे किताबें लेके भाग रहे हैं, वैसे ही अपने आप में बड़ी दर्द भरी दास्तां है और एक फंडामेंटल राइट भी है। बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो करे किसी का शेल्टर गिराना फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कौन सा? 21। देन डू रिमेंबर दैट यू डोंट हैव राइट टू डाई। आपके पास राइट टू डाई नहीं है, बट यू हैव राइट टू डाई अ डिग्निफाइड डेथ। तो डिग्निटी वर्ड नहीं डालोगे तो आपका आंसर गलत है। राइट टू डाई विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट हो सकता है, बट देयर इज नो राइट टू डाई। राइट टू डाई नहीं है, राइट टू डाई विद डिग्निटी है। डिग्निटी इंपॉर्टेंट है। तो पैसिव यूथनेशिया उसे एनहेंस करता है, परमिट करता है कि एटलीस्ट एक अच्छी, मतलब एक डिसेंट इंसान जैसी मौत मिले, तो दैट इज अलाउड थ्रू पैसिव यूथनेशिया। इसके रूल्स चेंज किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा राइट टू डाई विद डिग्निटी फंडामेंटल राइट है? हाँ जी है। कौन से आर्टिकल में? 21 में। राइट टू डाई फंडामेंटल राइट है? नहीं, राइट टू डाई विद डिग्निटी। फिर 21 पढ़ा रहे हैं तो उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ,
इसको पूरा सिर्फ बताने के लिए मुझे पूरी एक क्लास लगती है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पढ़ा नहीं सकता आपको, बट डू रिमेंबर अगर आपने कोर्स किया है तो इसे छोड़ के नहीं जाना है। हर बार आता है, हर बार आता है मतलब इंपॉर्टेंट रहता है, इस बार भी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अरेस्ट के केस में पर्टिकुलरली, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डिमोल्यूशन के केस में पर्टिकुलरली। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके जाना है, बहुत ईजी है। आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो इतना करके जाना ही पड़ेगा आपको। देन पूछेगा नेचुरल जस्टिस कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, कहीं छुपा हुआ है, बिल्कुल छुपा है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ में इम्प्लिसिट मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एंड देन कम्स द मोस्ट यू कैन से, अभी वो कंट्रोवर्शियल तो 25 आएगा, ये है 21, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से 14 साल। अभी ऐसा भी नहीं कि देखिए मैं हर बात बोल रहा हूँ, वही सारी बातें कहीं ना कहीं न्यूज़ में है, इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो हम कह नहीं सकते, मगर इन्हें छोड़ के नहीं जाना है। 21 है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। पूछेगा कब ऐड हुआ था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुआ था 21A में, फंडामेंटल राइट है, और ये सब बच्चों के लिए है, तभी मैंने लिखा है ऑल चिल्ड्रन, नॉट ओनली इंडियन सिटीजन। अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि अदर देन बीइंग अ फंडामेंटल राइट, दिस रिलेट्स टू free education up till elementary level, free education up till elementary level is also available under United Nation Declaration, Universal Declaration of Human Rights। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका आर्टिकल 26 भी यही फ्री एजुकेशन टिल एलिमेंट्री लेवल की बात करता है। ठीक है, तो हमारे संविधान में तो है ही, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 26, वहां आर्टिकल 26 है। और यही चीज जब आप इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स खोलते हैं तो यही चीज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स में यही चीज आर्टिकल 28 में दी है। इस तरह के सवाल पहले भी आ चुके हैं, दोबारा भी आए तो कोई हैरानी नहीं होगी, तो थोड़ा इनको याद रखिएगा माइंड में। देन आर्टिकल 22, 3 प्रोटेक्शन मिली है। सबको रट्टा लगाना है कि भाई अरेस्ट किया तो रीजन बताना पड़ेगा, और रीजन लिखित में होना चाहिए, ओरल नहीं, राइटिंग में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है। आर्टिकल 20 में 3 प्रोटेक्शन है। देन यू हैव गॉट अरेस्ट किया है तो मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा, कितने टाइम में लाना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो जो तीनों प्रोटेक्शन है नजर मारनी है आपको। प्रिवेंटिव डिटेंशन न्यूज में है, पर्टिकुलरली क्या होता है, 2 तरह की डिटेंशन है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव, नोट्स में लिखाया भी हुआ है, इसको नजर मार लीजिएगा। तो ये वो चीजें हैं जिनको आप पढ़ लो, मगर बहुत इसके पीछे भागना नहीं है हमें, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ये लॉ खुल जाएगा फिर इसके साथ पूरा। तो इतना भी डीप में नहीं जाना है, एटलीस्ट जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया। देन यू गॉट द लास्ट पेज, ये आखिरी पेज है, देन उसके बाद अगली वीडियो में मुलाकात होगी। देखिए साहब, आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। 14 साल से कम के बच्चे जो है वो यू कैन नॉट पुट देम इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये बेसिक किससे, कौन से वर्च्यू से रिलेट करता है, इट रिलेट्स टू एक्सप्लॉयटेशन। न्यूज में है इसलिए पूछ सकता है, बट क्वेश्चन आएगा तो सिंपल ही आएगा, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। दिस इज अगेन ऑलवेज इन न्यूज, और अब तो कुछ ज्यादा ही न्यूज में है, वक्फ बिल की वजह से पर्टिकुलरली। राइट टू प्रॉपर्टी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई 31C का भी जिक्र हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31C, और ये जो राइट टू रिलीजन है आर्टिकल 25 से 28, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 से 28 में भी जो ये पार्ट है आर्टिकल 26 एंड 27, ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ के जाइएगा। क्लास में कराया है, अगर आपने क्लास की थी तो बहुत डिटेल में समझाया गया था, ये इसको नजर मारनी है सिर्फ। देन यू हैव गॉट आर्टिकल 29 क्लॉज 130, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलरली इस केस की वजह से। तो ये दोनों आर्टिकल आपको देख के जाने हैं, 29 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 30। इसमें जो भी इफ एंड बट समझाए थे क्लास में आप देखिएगा। देन यू हैव गॉट आर्टिकल 31C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। क्या बोलता है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, ये देखिए मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं आपको यहीं खड़े खड़े, कि आर्टिकल 31C कब ऐड हुआ था, किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। तो प्लीज फाइंड आउट व्हेन वाज दिस इंट्रोड्यूस्ड,
इंट्रोड्यूस कब हुआ था, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, किस साल हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ये 39B और 39C जो दो DPSP है उनको दो फंडामेंटल राइट से बड़ा बनाता है। तो ये न्यूज में रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 31C मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। देन वी गॉट द बिग बॉस आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सॉरी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रिट्स की बात पर्टिकुलरली हुई है, जैसे गवर्नर को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हम गवर्नर तक को आप हमसे चाहें तो रिट लेके जा सकते हैं, हम उन्हें ऑर्डर देंगे कि वो करें। अब देखो ये ऑर्डर कितना सस्टेन होगा हमें नहीं पता, मगर एग्जामिनर आपसे रिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान में कौन से रिट्स का जिक्र है, या किसी पर्टिकुलर रिट्स के बारे में पूछेगा, मैंडेमस और क्यो वारंटो। ये स्पेसिफिकली मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इस बार, मैंडेमस एंड क्यो वारंटो क्या होता है, तो प्लीज पढ़ के जाइएगा इसको। अभी याद रखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग यही थी कि प्रेसिडेंट गवर्नर को कोर्ट रिट मैंडेमस इशू नहीं कर सकता है, मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दिया है कि हम इशू कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, वो लिम्बो में है, या उस पर मतलब आप समझ सकते हैं कि नई जजमेंट की एक्सपेक्टेशन है। यूपीएससी इस तरह की गहराई में जाता नहीं है। मगर मैंडेमस क्या होता है, किस लिए इशू किया जाता है, पब्लिक को करते हैं, प्राइवेट को करते हैं, क्या मैंडेमस किसी प्राइवेट एजेंसी को भी किया जा सकता है? किया जा सकता है अगर वो एक स्टेट की डेफिनेशन में फॉलो कर रहा है। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी स्टेट की डेफिनेशन में फॉलो कर रही है तो वो उसको मैंडेमस कर सकते हैं। और स्टेट की डेफिनेशन कहाँ दी है, अपने आप से पूछेगा, आर्टिकल 12 में 13 में कहाँ पर है। तो रिट्स कौन कौन सी हैं पढ़ के जाइएगा। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार इंपॉर्टेंट रहता है। और एक छोटी सी बात है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, आर्टिकल 358 359। क्योंकि अभी देखिए अगर वॉर की बात चल रही है तो यू नेवर नो, वॉर के बाद इमरजेंसी भी लग सकती है। तो अगर इमरजेंसी लगे, बाई चांस बोल रहा हूँ, ऐसे कि बहुत मुझे लेस प्रोबेबल लग रहा है, इमरजेंसी लग गई तो एफआर के ऊपर असर आ सकता है। वो जो असर आएगा तो एग्जामिनर भी तो देख रहा है न्यूज़, उसको भी तो फोर्स ही कर रहा है कि क्या हो सकता है। आई मीन यू नेवर नो, दे कैन आस्क यू दिस आल्सो, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 358 एंड 359। इसमें सारा आपका एफआर कवर हो जाता है। बाकी इसके बाहर भी बहुत कुछ ऐसा नहीं, ये नहीं है, अलग अलग डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्सी फॉर एग्जांपल, कई बच्चे उठा के पढ़ रहे हैं बैठ के इस समय। अभी एक्लिप्स वगैरह अगर न्यूज़ में नहीं तो आप उसमें डेप्थ में मत जाइए कि क्या होता है, क्यों होता है। पर यूँ तो ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, अंतहीन है। हमें ध्यान देना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कुछ भी पढ़ के जाइए, इन्हें मत छोड़िए। मैं आपको इससे बाहर पढ़ने के लिए नहीं रोक रहा हूँ। माई रिक्वेस्ट इज डोंट लीव देम, एटलीस्ट फोकस देम, एटलीस्ट इफ यू लीव एनीथिंग एल्स डोंट लीव देम, राइट। सो जो बाकी के पोर्शन है, हम आने वाले वीडियोस में, ये लंबा था क्योंकि एफआर बड़ा है, बाकी वाले वीडियोस में एक साथ हम कई टॉपिक्स कवर करेंगे, और वो कल आएगा, परसों आएगा, डेली आएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।